उसके बावजूद देखिए 3 मेन इश्यूज हैं इस वक्त एनर्जी क्राइसिस के। पहली बात ये कि पास्ट की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने कोई एनर्जी की कहीं भी पैदावार नहीं की। दूसरी जो है सर्कुलर डेट है, आपके सामने है। तीसरा लाइन लॉसेज है। अब ये सारे इश्यूज जो हैं ये इस वक्त इकट्ठे हैं और इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। और ये नहीं कि गवर्नमेंट खामोश होकर बैठी है। देखिए हम इस वक्त रूलिंग पार्टी हैं विद द कोalition पार्टनर्स। क्या हमें एहसास नहीं होगा कि अगर वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं और आवाम को परेशानी हो रही है और अगर हमारे ही खिलाफ नारे लग रहे हैं तो हमें क्या ये नारे सुन के कोई मजा आ रहा होगा? ये जिस तरह इल्जाम लगाया जाता है कि मेमन साहब करप्शन का रेशो क्या है 4.5 सालों में? 8,500 रुपए जो है वो करप्शन की भेंट चढ़े हैं और सर्कुलर डेट जो है वो 300 अरब रुपए का है। तो आप बतलाइए मुझे कि फिर आपको मुर्दे इल्जाम ना ठहराया जाए तो किसको ठहराया जाए? आसमा साहिबा जिस तरह 8.5 आप इसकी बाजार की बात कर रही हैं, मैं आपको एक अर्ज कर दूं। साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल जी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है उनसे मेरा जी हेलो जी बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन के जो फिगर्स बताए हैं आपने या जो छप रहे हैं इनमें सदाकत कतन नहीं है। ये सिर्फ परसेप्शंस पे कोई आदिल गिलानी साहब की जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई फिगर्स देती है। हेलो जी तो इस तरह की सारी फेक फिगर्स हैं। करप्शन, मैं ये नहीं बोल रहा कि करप्शन खत्म हो गई है, लेकिन करप्शन जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है इसमें कोई हकीकत नहीं है। लोग जिस तरह की हकीकत क्या है ये बताइए, लोगों को बताइए कि किस चीज ने आपको रोका कि 4.5 साल में आप लोगों के मसाइल खत्म ना करें? कौन सी ऐसी चीज थी जो माने आई? देखिए आप आज मुल्क में जो भी मसाइल हैं वो हैं क्यों, पहले तो इस बात पे आए। अगर इन 4.5 सालों को 1 मिनट में भूल जाएं, उससे पहले क्या पाकिस्तान में दूध की नदियां बह रही थी? पंजाब में आज 63% पाकिस्तान का जो हिस्सा है पंजाब, आप उसकी गवर्नमेंट को देखकर क्या आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि वहां पे लोगों को सब चीज मिल गई? बात ये नहीं है, हर सूबे ने इंडिपेंडेंट अपनी अपनी कारकर्दगी दिखानी है। जहां तक सिंध की बात है, सिंध में हमें ये सारे चैलेंजेस परवेज मुशर्रफ से भी पहले, एक तो ये शुरुआत थी ज़ियाउल-हक की, फिर परवेज मुशर्रफ के दौर तक हमें जो है ये सारे चैलेंजेस भुगतना पड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने बेशतर स्कीमें, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सारी स्कीमों का बैठकर आपको नाम लूं कि हमने किस तरह वो स्कीम लोगों को दी है, लोगों को किस तरह सहूलतें हम फराहम कर रहे हैं। मतलब बात ये कि सिर्फ प्रोपेगेंडा ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी ना। ये बताइए 50 अरब रुपए का कर्जा जो है वो आपने देना है सिंध ने, वो वफाक को वो नहीं दे रहे आप। इसके लाइन लॉसेस के अंदर जो है वो आप नहीं दे रहे, पे नहीं कर रहे आप कह रहे हैं ही कुछ नहीं। देखिए सर्कुलर डेट का मसला सिर्फ एक जगह एक सूबे में नहीं है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी है। सिंध गवर्नमेंट के नीचे भी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके भी इशूज हैं। तो यही चीज को मैनेज करना है, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसको मजीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पैसे सही टाइम पे मिल जाएं वापडा को, ताकि वो अपना जो है इसको इस क्राइसिस में से निकलने की जल्दी कोशिश करें। और आपने देखा होगा कि सदर पाकिस्तान ने मेमन साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम ब्रेक के बाद हम इस पे मजीद बात करेंगे कि क्या चीज माने है, क्या पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब जबकि इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मुमकिनात है और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम हुकूमत का साथ छोड़ भी सकती है इस इशू के ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सीधे जाते हैं कराची वसीम अख्तर साहब के पास। वसीम भाई ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल है, कहीं सिंध कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पंजाब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान कार्ड क्या है? क्योंकि आपने कायम अली शाह साहब की भी गुफ्तगू सुनी जो उन्होंने जलसे में की और इसके अलावा आपने शहबाज साहब की भी सुनी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कार्ड कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा और इत्तेहादी कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए? काश पाकिस्तान कार्ड ही इस्तेमाल होता जब से ये पाकिस्तान वजूद में आया है। देखें, जो कुछ भी आपने कहा और हम देख रहे हैं चैनल्स पे, जिस किस्म की तकारीर और जलसे जलूस हो रहे हैं, जिम्मेदारी सारी जमातों की बनती है। और मेरी नज़र में जो हुकूमत वक्त है, बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी एंड PML नून, ये अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, इन्होंने भी इस मुल्क पे हुकूमत की है। इन दोनों जमातों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एज ए कोलिशन पार्टनर, बिल्कुल बनती है। हम मशवरे देते हैं गवर्नमेंट को, मगर आज जो हालात हम सब के सामने हैं, इन दोनों जमातों को जिम्मेदारी से
मेरे ख्याल में बैठना चाहिए और जो नॉन इश्यूज हैं उस पर टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। मुल्क का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, मुल्क के अवाम मसाइल में पड़े हुए हैं, अपनी प्रायोरिटी सेट करें। जैसे कि लोड शेडिंग की बात है, बिजली की बात है, तेल की बात है और बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर प्रायोरिटी सेट करके ये दो बड़ी जमातों के लीडरान बैठेंगे, छोटी जमातों को साथ लेके, तो हम एक डायरेक्शन ले सकते हैं। मैं मिसाल दूं आपको। मुश्किल क्या लग रही है आपको? क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अदलिया उनको काम नहीं करने देती। छोड़ दें अदलिया को, वो अपना उसको काम करने दें, इदारों को काम करने दें, जो मर्जी कर रहे हैं करने दें उन्हें। मगर एज अ लीडर जो कि इस मुल्क को रूल कर चुके हैं, मैंने अभी आपसे बात की थी युगांडा की। युगांडा में पहले ईदी अमीन साहब थे, वो भी डिक्टेटर थे, एक और जो आए हैं ये भी डिक्टेटर हैं, मगर आज उन्होंने अपना डायरेक्शन सेट कर लिया है, आज वो तरक्की कर रहे हैं, युगांडा जैसा मुल्क। तो हम तो माजरत के साथ पीछे जा रहे हैं हम लोग। तो गलती किसकी है? लीडरशिप क्वालिटी। लीडर्स मिलके बैठे, इस मुल्क को ओन करें, एज अ कौम लेके जाएं, ना कि हम बट जाएं। हम आज लीडर हमें 63 सालों से बांट के बैठे हुए हैं, सूबों को बांट के बैठे हुए हैं, अलग अलग करके बैठे हुए हैं, मोहब्बतें नहीं कायम की। आज इस लीडरशिप को चाहिए मिल के बैठे। आज जिस क्राइसिस में हमारा मुल्क फंसा हुआ है, चारों तरफ से दुश्मन हमारे सामने है, नेटो के इश्यूज अपने अलग हैं। जब तक हम प्रायोरिटी नहीं सेट करेंगे और मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझेंगे, मैं नहीं समझता कि ये हम मसाइल हल कर सकेंगे। इन तकारीरों से जो हो रही हैं, मुझे और आपको नजर आ रही हैं, कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इससे हमें बालातर होकर सोचना पड़ेगा। ये हमारा अगर नहीं सोचा तो हमारा मुल्क का नुकसान होगा। जी वसीम साहब, मैं आगा साहब से और आप दोनों से मेरा ये सवाल है, लेकिन जवाब पहले मैं आगा साहब से ले लूं कि आप दोनों जनरल मुशर्रफ के साथ भी थे 10 साल तकरीबन, उसमें भी उनके साथ भी रहे, उस वक्त भी इस मुल्क के अंदर तरक्की तो नहीं हुई, तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस वक्त और इस वक्त आप दोनों जमातों के ऊपर है। क्यों आप ऐसी करप्ट हुकूमत के साथ खड़े हैं जो जिनके ऊपर आप इल्जाम भी लगाते हैं, उन पर तनकीद भी करते हैं और वजारतें भी लेके बैठे हुए हैं? आगा साहब पहले आप, फिर मैं वसीम भाई के पास जाऊंगी। देखिए आसमा, हमारा तो अगर आप सिर्फ ये कहें कि वजारतों की बात है, तो हमने तो कोई ऐसी वजारत नहीं ली हुई जो कि बेस बना के आप कहें कि जी हम सिर्फ वजारतों के लिए इसमें 3 वजारतें तुम्हारी खाली पड़ी हुई हैं पिछले वही 8 माह से, जब से हम हुकूमत में शामिल हुए हैं हमारी 3 वजारतें खाली पड़ी हुई हैं, हमने उसका मुतबादल नहीं लिया। हम एक मिशन के तहत इस हुकूमत में शामिल हुए थे, वही एजेंडा था। जैसे अभी आपने कहा जी कि परवेज मुशर्रफ के दौर में हम बैठे थे, परवेज मुशर्रफ के दौर में लोड शेडिंग की ये हालत नहीं थी, महंगाई की ये हालत नहीं थी, बेरोजगारी की ये हालत नहीं थी, लोगों को सब्सिडी भी मिल रही थी। हालांकि वो एक ताना बन गया कि जी लोगों को सब्सिडी दी गई। अगर हुकूमत के पास कुछ हो तो अवाम को ही रिलीफ मिलनी चाहिए ना, ये कोई ताने वाली बात तो नहीं थी। ये भी एक मैं समझता हूं कि एक अच्छाई थी उस हुकूमत की कि वो सब कुछ दे रही थी। लेकिन मिसमैनेजमेंट क्या होती है? मिसमैनेजमेंट ये है कि आज आपके सामने है कि एक कोई सियासी एजेंडा जो है वो बन नहीं सका, ये फाउल प्ले होता रहा है। कोई एक टिकट में 2 मजे लूट रहा है, अपोजिशन भी कर रहा है, हुकूमत भी कर रहा है। और नॉन इश्यूज, ये मैं वसीम भाई से एग्री करता हूं, इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि नॉन इश्यूज के ऊपर हमने वक्त जो है गुजार दिया। काम भी किया इन्होंने। 18वीं तरमीम एक अच्छी बात थी, 19वीं तरमीम भी अच्छी थी, लेकिन ये 20वीं तरमीम जो बीच में आ गई, जिसके जरिए आसमा गौर करने वाली बात है कि हुकूमत के पास जो मैंडेट है वो ये होना चाहिए कि उसके पास हुकूमत आ गई, लोगों ने उसको वोट दे दिए, उसको मैंडेट दे दिया, वो इंतजामिया को चलाने की कुल्ली अख्तियार रखती है हुकूमत और पॉलिसीज अडॉप्ट करे, बनाए। तो आपका ख्याल है कि उनके इस इख्तियार को चैलेंज किया जाए? नहीं, मैं समझता हूं कि अब तो सारा कुछ अपोजिशन के पास है। अगर इलेक्शन कमिश्नर भी मुकर्रर करना है तो अपोजिशन ने करना है, हुकूमत ने तो नहीं करना। बहुत सारी चीजें ऐसी जिसके अंदर जो इतनी मुदाखलत है कि अपोजिशन ने अपना अब राइट समझ लिया है कि अपोजिशन में रह के हुकूमत उन्होंने करनी है। ये नॉन इश्यूज से जिनके ऊपर इन्होंने वक्त गुजारी की और अब स्टक अप होके रह गया सारा कुछ। हुकूमत तो फिर अब आगे बढ़ने की क्या नवीद हो? अब ज़हीर कादरी साहब आप बताइए। मैं समझता हूं आसमा, देखिए मेरी बात सुनिए। ये बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री हूं कि हमें बैठना चाहिए,
बैठ के इस देखें, अब हमें अवाम के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं सोचेंगे। लेकिन आगा साहब सारे सियासत कर रहे हैं, अपनी मर्जी, तेरी बारी मेरी बारी वाली बात हो रही है। मैं कह रहा हूं ना कि ये अब आप इलेक्शन वाला जो मामला है इसमें पढ़ के हम और बर्बाद हो जाएंगे। अगर हुकूमत ने इलेक्शन के लिए कुछ करना है सारा कुछ, तो मैं समझता हूं कि वो भी एक ज्यादती है। ये ऑपोजिशन और हुकूमत मिलके बैठे, जो पॉलिसीज मरतब हो वो नेशनल एजेंडे की सूरत में हो, वो इलेक्शन के दरमियान भी चले और वो इलेक्शन के बाद भी चले। जो ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता ज़हीम कादरी साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये जो छोटी जाहिर है कि एमकेएम भी पावर में उस तरह से नहीं है और काफ लीग भी नहीं है, मगर आप तो 63% के ऊपर है, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मतलब आप हर चीज के ऊपर क्या सियासत करेंगे और अवाम को रिलीफ नहीं देंगे? उसके लिए कोई बात नहीं करेंगे। मेरा अर्ज ये है कि जो पिछले 4 साल गुजरे उसमें जो ताना हमें फ्रेंडली ऑपोजिशन का आगा साहब भी देते रहे और भी लोग देते रहे कि जनाब आप फ्रेंडली ऑपोजिशन है, हम उस 4 साल में दस्तबदस्ता होकर न सिर्फ पॉलिसीज़ पर अपनी इनपुट देते रहे बल्कि ये कहते रहे कि चीज़ों को बैठ कर हल की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन आपने देखा कि कोई करारदाद हो असेंबली की, हमारी बजटरी जो तरमीम थी उनका क्या हाल हुआ। डार साहब एक कॉम्पिटेंट आदमी है, उन्होंने बारहा बात की, चारों बजट पे बात करने की कोशिश की, उनको न सिर्फ रूल आउट किया गया बल्कि उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया। वजारत खजाना दी गई उनको, ये मतलब पीएमएलएन के पास वजारत खजाना थी, पीपल्स पार्टी कहती है उनकी वजह से हम IMF के पास गए। उसके बाद भी बहुत सारी इनपुट हमने करने की कोशिश की, बड़े मुहज्जब अंदाज में हमने ये ताना जो आप लोग देते रहे कि आप फ्रेंडली अपोजिशन है, तो मुहज्जब मुआशरों में जो अपोजिशन है वो पार्लियामान में बैठ के मुहज्जब ही हुआ करती है और फ्रेंडली ही हुआ करती है, लेकिन वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है। लेकिन जब उन तमाम इश्यूज़ पर जो कौमी इश्यूज़ थे, और वाज़े तौर पर आपने कहा कि हम हुकूमत में हैं, मेरा फिर वही सवाल होगा क्या इस मुल्क के मेगा इश्यूज़ पर किसी सूबाई हुकूमत की दस्तरस है? तो मैं आपको प्लीड कर देता हूँ, इसके लिए आप मुझे थोड़ा टाइम इनायत फरमा दीजिए कि जो मेगा क्यों नहीं है ज़हीम कादरी साहब, क्या आपकी दस्तरस ये थी कि आपने चीफ जस्टिस को बहाल किया? आपने नहीं किया क्या? क्या आप रेंटल पावर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? आपने गए, आपने सारी चीजों को उठाया और हल करने की भी कोशिश करवाई कि जिस तरह हमने चीफ जस्टिस को बहाल किया, लेकिन जहां आपका अपना फायदा था वहां आपने कुछ नहीं किया। आप देखिए ना, जिस तरह हमने आप अपनी बात को निगेट कर रही हैं, अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। जिस तरह हमने चीफ जस्टिस को बहाल कराया, क्या उसको उस तरह बहाल होना चाहिए था या उसको असेंबली की करारदाद से पहले दिन बहाल हो जाना चाहिए था? क्यों लगा? नहीं, मगर आपने करवाया ना, क्योंकि तो फिर यही बात है ना, यही बात देखिए ना, एक तरफ आप हमें ताना देती है कि आप फ्रेंडली ऑपोजिशन है, दूसरी तरफ आप करती है। मैं आपकी बात समझ नहीं सका, लोग भी कंफ्यूज हो गए, आप खुद ही अपनी बात को निगेट कर रही हैं। नहीं, मैं निगेट नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि जिसमें आपका अपना फायदा होता है उसके लिए आप कहते हैं, जिसमें आवाम का फायदा उसके लिए कुछ नहीं करते। इट्स वेरी क्लियर एंड सिंपल। आप चीफ जस्टिस की बहाली में हमारा क्या फायदा था? जब रेंटल पावर पे हम गए, हमारा क्या फायदा है? अवाम का फायदा था ना, हम लोड शेडिंग के लिए बाहर निकले, हमारा क्या फायदा है? पूरी कौम का फायदा। जो चीजें आपने मनवानी थी वो मनवाई ना, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें उसके लिए लड़ना पड़ता है, लॉन्ग मार्च करनी पड़ती है। ये शर्जील मेमन साहब, क्यों हर चीज को, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बाद अदलिया पे इल्जाम लगा देती है? और मैं शर्जील मेमन साहब के हर चीज का अदलिया के ऊपर इल्जाम लगता है और उसके बाद अवाम जो है वो मुंह तकते रह जाते हैं। 5 साल इसी चीज में गुजर गए। देखिए आसमा साहबा, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी बातें कर ली और काफ़ी दूसरे दोस्तों ने भी बातें की। जी एक बात तो पहले क्लियर करना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि इस करप्ट हुकूमत के साथ इत्तेहादी क्यों बैठे हैं। मेरे ख्याल से ये एक मुनासिब बात नहीं है कि आप एक गवर्नमेंट को पूरी कोई करप्ट गवर्नमेंट कहें जहाँ पे नहीं। मैं हम ये कह रहे हैं कि इल्जाम लगाते हैं कि करप्शन है, इल्जाम लगाते हैं कि काम नहीं हो रहा, तो फिर उनके साथ क्यों बैठे हैं? हम तो ये बात कर रहे हैं। मेरा अर्ज सुन लें। देखिए, अगर पाकिस्तान में कोई 60 महकमे, 60 महकमों में से 1-2 महकमों के ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं, तो वो कोर्ट में केसेस हैं, कोर्ट को डिसाइड करने दे कि कहाँ करप्शन हो रही है, कहाँ करप्शन नहीं हो रही है। उसके लिए पूरी गवर्नमेंट कोर्ट ने तो बहुत सारी चीजें डिसाइड की हैं सर। आपके एक वजीर बैठे हुए जेल के अंदर, हज स्कैंडल आपके सामने, एफरेड्रिन पे भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, हकायक। तो फिर क्या आने दें, मैं भी बोल रहा हूँ, तो कोर्ट को डिसाइड करने दें ना। मतलब आप और मैं तो फैसला करने वाले कोई नहीं होते कि 1-2 चीजों के 2-4 स्कैंडल्स की वजह से पूरी गवर्नमेंट को करप्ट करार दिया जाए। कोर्ट के डिसीजन को आप मानते हैं?